हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को समझेंगे। एससीओ क्या है, और आज के इस वीडियो में हम लोग ये भी समझेंगे कि आने वाले समय में एससीओ का क्या रोल रहने वाला है इंटरनेशनल रिलेशंस के दृष्टिकोण से, और इंडिया आने वाले समय में एससीओ में क्या रोल प्ले करेगा और इंडिया का क्या इंटरेस्ट है एससीओ से रिलेटेड। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं बैकबेंचर्स गुरु। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर लो, ऐसे ही करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज वीडियोस के लिए। ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए सबसे पहले ये समझते हैं कि शंघाई सहयोग संगठन या फिर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से देश हैं। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में 8 फुल मेंबर्स हैं, 8 देश हैं जो कि सदस्य के रूप में हैं। और ये 8 देश कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले शंघाई नाम से ही पता चल रहा है कि शंघाई चाइना में है, तो चाइना एक मेंबर हो गया, फिर रशिया दूसरा मेंबर, फिर कजाकिस्तान तीसरा मेंबर, फिर चौथा मेंबर किर्गिस्तान, ठीक है, फिर 5वां मेंबर ताजिकिस्तान, 6th इज उज्बेकिस्तान, फिर इंडिया और पाकिस्तान है। इंडिया और पाकिस्तान ने शंघाई सहयोग संगठन 2017 में ज्वाइन किया एज अ फुल मेंबर। तो जो लेटेस्ट 2 देश हैं वो इंडिया और पाकिस्तान है। इंडिया ने रशिया के कहने पे ये संगठन ज्वाइन किया था और पाकिस्तान ने चाइना के कहने पे, क्योंकि इंडिया के प्रेजेंस को काउंटर करना चाहता था चाइना, तो चाइना पाकिस्तान को लेके आया और रशिया इंडिया को इस संगठन में लेके आया। तो ये क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज एन यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस। यूरेशियन शब्द का बहुत इंपॉर्टेंस है एससीओ के पर्सपेक्टिव से। यूरेशिया एक ऐसा लैंड मास है जो कि यूरोप और एशिया के भूभाग को, लैंड मास को कवर करता है। तो यूरोप और एशिया को अगर एक कॉन्टिनेंट के रूप में देखें तो वो यूरेशिया कहलाता है। यूरेशिया में दुनिया की 75% आबादी रहती है और इसको कभी कभी लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल एरिया ऑन अर्थ भी बोलते हैं। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है? यूरेशियन रीजन में, यूरोप और एशिया वाले रीजन में। मैप में ध्यान से देखिए, ये एशिया है, ठीक है, ये है एशिया और ये है यूरोप वाला रीजन। तो यूरोप और एशिया मिला के ये जो यूरेशियन रीजन में है, यहाँ पे राजनैतिक, आर्थिक और सुरक्षा दृष्टिकोण से जो अलायंस बना है उसी को एससीओ बोलते हैं। इसको नाटो जो अमेरिका लेड अलायंस है, यूएस लेड अलायंस है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसके काउंटर के रूप में देखा जाता है। क्योंकि एससीओ में कंट्रीज कौन कौन सी हैं? रशिया है, चाइना है, फिर जो अर्स्टवाइल यूएसएसआर के कंट्रीज थे जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब कंट्रीज जो अर्स्टवाइल यूएसएसआर के अंदर आते थे और जो जिसके संबंध यूएसएसआर से अच्छे थे, जिसमें इंडिया भी आता है, वो सब कंट्रीज हैं। तो इसको नाटो के काउंटर के रूप में देखा जाता है। फिर आते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस कैसे है। दुनिया में जो अंतरराष्ट्रीय संबंध होते हैं उसका मकसद होता है कि अपना एक ग्रुप बनाना, जिस ग्रुप में सिक्योरिटी, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स एक मेजर रीजन हो, अपने आप को आपस में सपोर्ट करना, कोई भी इंटरनेशनल मुद्दे पे एक राय बनाना, ये सब काम होता है किसी भी अंतरराष्ट्रीय संगठन का। तो ये नाटो का एक तो काउंटर है। दूसरा जो ये यूरेशियन रीजन है जिसमें सेंट्रल एशिया भी आता है, सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया वाला रीजन आता है, वहां पे अपना पहुंच बढ़ाने का है। ये जो रीजन है, मैप में देखिए, ये जो रीजन है ये सेंट्रल एशियन रीजन है, ठीक है। ये सेंट्रल एशिया रीजन काफी ज्यादा रिच है मिनरल्स में, ऑयल में और नेचुरल गैस के भंडार में। तो इस रीजन में जो अपना वर्चस्व बनाएगा वो यूरेशिया पे डोमिनेट करेगा, और जो यूरेशिया पे डोमिनेट करेगा वो ग्लोबल ऑर्डर में डोमिनेट करेगा। तो एक तो अमेरिका लेड नाटो अलायंस यहां पे अपना पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है, और ये जो एससीओ है शंघाई सहयोग संगठन, ये भी यहां पे अपना पकड़ मजबूत करने के लिए कोशिश कर रही है। अब ये संगठन कब बना था? 2001 में इसका क्रिएशन अनाउंस हुआ था और 2002 में इसका चार्टर साइन हुआ था। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का चार्टर, जो कि मेन डॉक्यूमेंट है, जिस डॉक्यूमेंट के तहत यह ऑर्गेनाइजेशन चलता है, वो 2002 में साइन हुआ था। पहले इसमें शुरुआत में 5 स्टेट हुआ करते थे, 5 स्टेट जो कि शंघाई 5 मैकेनिज्म के नाम से जाने जाते हैं। 5 स्टेट कौन कौन से थे? ये 5 स्टेट थे चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। ये 5 स्टेट मिलके शंघाई 5 मैकेनिज्म बनाए थे। शंघाई 5 मैकेनिज्म 1996 में आया था, जिसके तहत कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए 1996 में मिलिट्री को कम करने के लिए, यानी इस रीजन में काफी सारे देश हैं तो आपस में बॉर्डर में रशिया के साथ या फिर चाइना के साथ मिलिट्री को कम करने के लिए, डीमिलिटराइज करने के लिए
संघाई 5 मैकेनिज्म बना था, उसी के तहत 2001 में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का अनाउंसमेंट हुआ। फिर उज्बेकिस्तान जो छठा कंट्री था उसने इसको ज्वाइन किया 2001 के में, ठीक है, उज्बेकिस्तान ने ज्वाइन किया 2001 में, और फिर ये संगठन पिक्चर में आया 2003 में। फोर्स में कब आया? 2003 में। और संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का चार्टर जो है वही ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल, इसकी स्ट्रक्चर, इसकी कोर एक्टिविटी को डिफाइन करता है। और इंडिया और पाकिस्तान पिक्चर में कैसे आया? जैसा कि मैंने आपको बताया कि रशिया जो इंडिया को लाना चाहता था, और क्योंकि रशिया और हमारे संबंध काफी अच्छे रहे हैं यूएसएसआर के जमाने से, तो रशिया इंडिया को लाना चाहता था। चाइना इंडिया को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को इसमें लेके आया। तो ये जो 2017 में अस्ताना में मीटिंग हुई थी, 8 और 9 जून को 2017 में अस्ताना में मीटिंग हुई थी, वहां पे इंडिया और पाकिस्तान को फुल मेंबरशिप देने का फैसला किया गया एससीओ में। तो 2017 में इंडिया और पाकिस्तान संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के फुल मेंबर बन गए, ठीक है। तो पहले 5 से स्टार्ट हुआ था, उज्बेकिस्तान छठा कंट्री था, आप अपने स्क्रीन पे ध्यान से देखो। फिर इंडिया और पाकिस्तान मिला के 8 कंट्रीज का समूह है। तो कोई भी पूछे, बहुत सारे एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस आते हैं। मेंबर स्टेट जो हैं वो 8 हैं, 4 जो हैं ऑब्जर्वर स्टेट हैं। कोई भी स्टेट को अगर फुल मेंबरशिप चाहिए तो वो जनरली पहले ऑब्जर्वर स्टेट बन के रहता है। 4 ऑब्जर्वर स्टेट हैं। ऑब्जर्वर स्टेट में आप अपने स्क्रीन पे देखो, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया हैं। ये आपको एग्जाम्स में नहीं पूछेगा, लेकिन ये आपको जानना चाहिए। 4 ऑब्जर्वर स्टेट के साथ साथ कुछ डायलॉग पार्टनर भी हैं। 6 डायलॉग पार्टनर कौन कौन से हैं? अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, टर्की, श्रीलंका। तो ये 6 डायलॉग पार्टनर हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो यूरेशियन रीजन में है, यूरोप और एशिया रीजन में है, खास करके सेंट्रल एशिया रीजन में अपना इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी अलायंस बनाना चाहता है, ठीक है। अब आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, कैसे ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। इसकी 2 परमानेंट बॉडी है। पहली बॉडी है एससीओ सेक्रेटेरिएट की, ठीक है, एससीओ सेक्रेटेरिएट, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। बीजिंग किसकी राजधानी है? चाइना की। और एक बात आपको मेरी तरफ से सजेशन रहेगी कि जितनी भी कंट्रीज हैं एससीओ में, उनकी आपको कैपिटल पता होनी चाहिए। ये जो सेंट्रल एशियन कंट्री हैं, इनमें जितने भी देश हैं, आपको इनकी कैपिटल पता होनी चाहिए। कौन नॉर्थ में है, कौन साउथ में है, आप अपने मैप पे एक बार अच्छे से रिवाइज करो, क्योंकि आजकल इंटरनेशनल रिलेशन से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और आप अपनी खुद की जानकारी के लिए भी इस पे रिसर्च कर सकते हो कि कजाकिस्तान का कैपिटल क्या है, उज्बेकिस्तान का कैपिटल क्या है, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान का कैपिटल क्या है। पहली जो परमानेंट बॉडी है एससीओ सेक्रेटेरिएट, वो बीजिंग में है, ये भी पूछता है। और दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है और काफी एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, रैट्स। रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, रैट्स की जो कमिटी है ये बेस्ड है ताशकंद में। रैट्स कहां पे बेस्ड है? ताशकंद में, ठीक है। तो 2 परमानेंट बॉडी है इस ऑर्गेनाइजेशन की। अब जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, एक है काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट की जो काउंसिल है उसमें जो भी देश इसके मेंबर हैं हेड ऑफ द स्टेट आते हैं। इंडिया का हेड ऑफ द स्टेट इंडिया के प्रेसिडेंट होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। भारत के जो हेड ऑफ द स्टेट हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। और जो हेड ऑफ द स्टेट है उसके बाद जो उसके नीचे आती है बॉडी, वो है काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट। उसमें जो सरकार के अध्यक्ष होते हैं, हमारे देश में जैसे वो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो आते हैं। फिर हेड ऑफ द मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट, जिसमें फॉरेन मिनिस्ट्री, फिर सीनियर ऑफिशियल आते हैं, स्पेशल वर्किंग ग्रुप है, फिर काउंसिल ऑफ नेशनल कोऑर्डिनेटर है, ठीक है, एससीओ सेक्रेटरी जनरल का सेक्रेटेरिएट है, वो सब इसके अंडर में आता है। फिर मैंने आपको बताया कि जो रैट्स है, रैट्स का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जो कि ताशकंद में है, ठीक है। वो काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है एससीओ के अंडर। तो टेरर के खिलाफ ये ऑर्गेनाइजेशन एससीओ ने बना रखा है। इसी के तहत, एससीओ के तहत, ये जो डिफरेंट काउंसिल है उसकी मीटिंग होती है, ठीक है। अब आते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या था, बनाने का मकसद क्या था। इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का मकसद ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अनुसार म्यूचुअल ट्रस्ट को बढ़ाना, नेबरलीनेस को बढ़ाना जो भी मेंबर स्टेट है उनके बीच। फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव है प्रोमोटिंग इफेक्टिव कोऑपरेशन इन पॉलिटिक्स, ट्रेड, इकोनॉमी, रिसर्च, टेक्नोलॉजी एंड कल्चर। तो आपसी सहयोग को बढ़ाना, ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ाना, अर्थव्यवस्था में सहयोग करना, टेक्नोलॉजी में सहयोग करना और कल्चर को बढ़ाना, ठीक है। एजुकेशन में टाइज को बढ़ाना, एनर्जी ट्रांसपोर्ट को बढ़ाना, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, और पीस एंड सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी इस रीजन में बढ़ाना,
और एक फेयर और डेमोक्रेटिक इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर एस्टैब्लिश करना इस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है। ये सब तो इसका ऑब्जेक्टिव है। किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ये काम करता है संघाई स्पिरिट पे, और संघाई स्पिरिट के अनुसार इंटरनल पॉलिसी जो होनी चाहिए वो म्यूचुअल ट्रस्ट, आपसी विश्वास, आपसी सहयोग, तो म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल बेनिफिट, इक्वालिटी, म्यूचुअल कंसल्टेशंस, रेस्पेक्टफुल कल्चरल डाइवर्सिटी, सारे देशों का कॉमन डेवलपमेंट, ये प्रिंसिपल पे बेस्ड है। और एक्सटर्नल पॉलिसी प्रिंसिपल ऑफ नॉन अलाइनमेंट पे होनी चाहिए और नॉन टारगेटिंग एनी थर्ड कंट्री और ओपननेस पे होनी चाहिए। अब आते हैं लेटेस्ट डेवलपमेंट और चैलेंजेस क्या क्या हैं एससीओ से रिलेटेड। आपको पता होगा कि दुनिया की 40% के करीब की आबादी एससीओ मेंबर स्टेट में रहती है, और ये एससीओ मेंबर देश करीब दुनिया की 22% जीडीपी कंट्रीब्यूट करते हैं दुनिया में। ठीक है, तो लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है इस संगठन से रिलेटेड? इंडिया ने एससीओ को 2017 में ज्वाइन किया था एट द इंसिस्टेंस ऑफ रसिया, और चाइना इंडिया की एंट्री को बैलेंस किया, चाइना ने पाकिस्तान की एंट्री के साथ साथ। तो यही सबसे बड़ा फ्रिक्शन पॉइंट है कि पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आता है। और कल की डेवलपमेंट है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल वो मीटिंग से बाहर आ गए, जो एनएसएस की मीटिंग हो रही थी एससीओ की, क्योंकि पाकिस्तान ने ये हरकत की। आप अपने स्क्रीन पे देखो, पाकिस्तान ने फिर से वही मैप जारी किया जिसमें वो पूरा जम्मू एंड कश्मीर और जूनागढ़ का, गुजरात का कुछ हिस्सा क्लेम कर रहा है। तो इस मैप से रिलेटेड इंडिया को काफ़ी ज़्यादा रिजर्वेशन है, और ये पाकिस्तान का बेकार का प्रोपेगेंडा है। इसको कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी नेशन इसको बाय नहीं करता, पाकिस्तान की ये प्रोपेगेंडा मैप वॉर को। ठीक है, और संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के चार्टर के अनुसार बायलैटरल मुद्दों को उठाना जायज नहीं है। बायलैटरल मुद्दे जो कंट्री के आपसी मुद्दे हैं वो कंट्री आपस में सुलझा ले तो अच्छा रहेगा। तो पाकिस्तान ये मैप को डिस्प्ले किया, रसिया ने बार बार मना भी किया, लेकिन पाकिस्तान फिर भी नहीं माना, और कल अजीत डोभाल इस मीटिंग से बाहर आ गए। अगर आपने ये मैप वाला वीडियो नहीं देखा है, पाकिस्तान ने इस मैप में क्या हरकत की है, तो आई बटन में है, क्लिक करके देखिए। और आने वाले समय में शायद पाकिस्तान की एंट्री की वजह से इस संगठन में भारत अपना रोल कम कर ले, क्योंकि पाकिस्तान कोई भी कंस्ट्रक्टिव वर्क में साथ नहीं देता है, और इंडिया काफ़ी एक एक्टिव रोल प्ले करना चाहता है इस रीजन में। क्योंकि ये जो आप अपने स्क्रीन पे देखो, ये जो एससीओ मेंबर स्टेट है, इसमें सेंट्रल एशिया के काफ़ी सारे कंट्रीज हैं। सेंट्रल एशिया में भारत ने अपनी एनर्जी इन्वेस्टमेंट किया है एनर्जी के लिए, क्योंकि इंडिया को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये जो मध्य एशियाई देश हैं यहाँ से एनर्जी लाने की ज़रूरत है, और इंडिया को सेंट्रल एशिया का रास्ता चाहिए। इसीलिए सेंट्रल एशिया को एक्सेस करने के लिए इंडिया ने चाबहार पोर्ट बनाया ईरान में। इंडिया इस रीजन को एक्सेस करना चाहता है अपने एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, और इसलिए भी शायद इंडिया ने ये एससीओ ज्वाइन किया था। तो ये जो अर्स्टवाइल यूएसएसआर की कंट्रीज हैं, जैसे मैंने बताया ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, यहाँ से काफ़ी सारी एनर्जी नीड्स हैं इंडिया के लिए, और वो सब देश इंडिया से काफ़ी फ्रेंडली रिलेशंस भी रखते हैं। लेकिन ये एक्सेसिबिलिटी ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और इंडिया को और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना होगा ईरान में। लेकिन जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है, चाइना ईरान में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और इंडिया का जो चाबहार वाला प्रोजेक्ट है उससे इंडिया काफ़ी उम्मीदें लगा के रखा है। और रिसेंट जो मीटिंग हुई है ईरान के साथ, वो शायद आगे को और रास्ते खोले इंडिया को उस रीजन को एक्सेस करने के लिए। फिर आते हैं जो रिसेंट डेवलपमेंट हो रही है दुनिया में। एक तो भारत और चीन के संबंध उतने अच्छे रिसेंटली रहे नहीं हैं। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ऐसा कहती है कि हम लोग बातचीत से सुलझा लेंगे, लेकिन जो बॉर्डर पे स्थिति है वो अभी भी हालात नाजुक बने हुए हैं, और चाइना और पाकिस्तान खुल के साथ आ चुके हैं। चाइना पाकिस्तान को काफ़ी सारे वेपन्स बेच रहा है, काफ़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी देने की बात कर रहा है, और चाइना पाकिस्तान साथ आ चुके हैं इंडिया के खिलाफ। और इंडिया को हमेशा टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहना होगा, एक तो पाकिस्तान बॉर्डर पे, दूसरा चाइना बॉर्डर पे। तो इंडिया के काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, तो चाइना जो हरकत कर रहा है उसके वजह से भी इंडिया जो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है एससीओ नाम का, उसमें अपने रोल को लेके फिर से सोचने पे मजबूर है। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी लाता है, जैसे इंडिया और रसिया बहुत समय से मित्र हैं, और इंडिया और रसिया इस रीजन में साथ आके इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अपना रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है उससे ये तो लग नहीं रहा है कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया अपने रोल को लेके ज़्यादा पॉजिटिव है। तो ये थी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात। लास्ट में जाते जाते मैं आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि जो एग्जाम्स में आ सकते हैं, कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है।
ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल कौन है। तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको वीडियो के एंड में स्क्रीन पे भी मिल जाएंगे, लेकिन आप अपने कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो होप करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड जय हिंद।